आज हम एक ऐसी कंपनी की कहानी जानेंगे जो आई तो थी व्यापार करने, लेकिन देखते ही देखते एक पूरे उपमहाद्वीप पर ही कब्जा कर बैठी। जी हां, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की हैरान कर देने वाली दास्तान है। जरा सोचिए कि आज के जमाने में कोई बड़ी कॉरपोरेशन, मान लीजिए कोई टेक कंपनी या कोई तेल की कंपनी, अपनी खुद की आर्मी बना ले और फिर वो दूसरे देशों पर हमला करें, उनसे जंग लड़े और उन पर कब्जा कर ले। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि एक हकीकत थी। क्योंकि आज से 400 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक कंपनी ने ठीक यही किया था। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? एक कंपनी व्यापारियों से शासक कैसे बन गई? यकीन मानिए, इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली चीज से, मसाले। जी, इस विशाल कॉर्पोरेट साम्राज्य की नींव मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करने की एक जिद ने रखी थी। देखिए, 16वीं सदी के यूरोप में मसालों के लिए एक अलग ही दीवानगी थी, और इनमें सबसे कीमती थी काली मिर्च। इतनी कीमती कि व्यापारी इसे ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना कहते थे। और इस काले सोने की पूरी तिजोरी उस वक्त डच व्यापारियों के हाथ में थी। मतलब उनका इस व्यापार पर पूरा का पूरा कंट्रोल था। और फिर आया साल 1599। डचों ने अचानक एक ही झटके में काली मिर्च की कीमत 5 शिलिंग बढ़ा दी। अब सुनने में ये शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। बस इसी एक फैसले ने ब्रिटिश व्यापारियों के गुस्से को भड़का दिया। कीमतें बढ़ने के ठीक एक महीने के अंदर लंदन के 24 सबसे अमीर व्यापारी एक साथ बैठे। उनका मकसद साफ था, डचों के इस एकाधिकार को, इस मोनोपोली को तोड़ना है। और वो सिर्फ बातें नहीं कर रहे थे, उन्होंने मिलकर 72,000 पाउंड की एक हैरान कर देने वाली रकम जमा की और अपनी खुद की कंपनी की नींव रखी। और फिर 31 दिसंबर 1599 को उन्हें मिला वो जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। खुद महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने उन्हें एक रॉयल चार्टर दिया। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था पूरब के साथ व्यापार करने का 15 साल का एक्सक्लूसिव लाइसेंस, एक शाही मोहर। और बस इसी दिन से ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी शुरू होती है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। कंपनी का जो सबसे पहला मिशन था वो बुरी तरह फेल हो गया, और इसी नाकामी ने उन्हें अपनी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर कर दिया। इसने उन्हें एक नए और कहीं ज्यादा बड़े लक्ष्य की तरफ धकेल दिया। तो उनका पहला टारगेट क्या था? जाहिर है, इंडोनेशिया के मसाला द्वीप। लेकिन वो ये भूल गए कि वहां पहले से ही डच, स्पेनिश और पुर्तगाली व्यापारी जमे हुए थे। वो बहुत मजबूत थे। नतीजा, ईस्ट इंडिया कंपनी उनके सामने टिक ही नहीं पाई। उन्हें वहां से सचमुच खाली हाथ लौटना पड़ा। मसाला द्वीपों में मिली इस हार के बाद कंपनी ने अपनी नजरें घुमाई भारत की ओर। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। उस वक्त भारत दुनिया की एक औद्योगिक महाशक्ति था, एक ऐसा देश जिस पर ताकतवर मुगल सल्तनत की हुकूमत थी। मतलब ये एक बहुत बड़ा दांव था। अब भारत में आने के बाद कंपनी को एक बात बहुत जल्दी समझ आ गई, यहां जोर जबरदस्ती से काम नहीं चलने वाला। यहां तो कूटनीति, मतलब डिप्लोमेसी से ही बात बनेगी। और मजे की बात यह है कि यह सबक उन्होंने अपनी ही गलतियों से सीखा। देखिए, उनकी पहली कोशिश को विलियम हॉकिंस नाम के एक दूत ने सोचा कि वो अफगानी कपड़े पहनकर और टूटी फूटी तुर्की बोलकर मुगल बादशाह को इम्प्रेस कर लेंगे। जाहिर है, ये कोशिश नाकाम रही। लेकिन फिर आए सर थॉमस रो। वो एक असली डिप्लोमेट थे। उन्होंने चापलूसी नहीं की, उन्होंने सीधी बात की, व्यापार से दोनों को होने वाले फायदे की बात की। और इसी समझदारी भरी कूटनीति ने आखिरकार कंपनी के लिए भारत में व्यापार का पहला दरवाजा खोल दिया। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सबक था जो कंपनी ने सीखा। क्या? कि अभी के लिए मुगलों जैसी ताकत से लड़ने में कोई समझदारी नहीं है। असली मुनाफा चुपचाप बंदरगाहों पर उनके साथ व्यापार करने में है। लेकिन होता क्या है, जब ताकत आती है तो अक्सर अक्ल चली जाती है। ये कीमती सबक कंपनी बहुत जल्दी भूल गई। कंपनी के एक नए और बेहद घमंडी डायरेक्टर के एक फैसले ने उन्हें उनकी पहली और शायद सबसे शर्मनाक हार की तरफ धकेल दिया। तो हुआ ये कि 1681 में जोशिया चाइल्ड नाम का एक डायरेक्टर आया। वो बहुत घमंडी था। उसने बंगाल में टैक्स बढ़ाने से साफ मना कर दिया। और बात सिर्फ मना करने तक नहीं रुकी। 1686 में इस आदमी ने मुगल साम्राज्य से सीधी जंग का ऐलान कर दिया और 19 जंगी जहाज हमला करने भेज दिए। नतीजा क्या हुआ?
जाहिर है मुगलों ने कंपनी को धूल चटा दी, उनके सारे कारखाने, उनकी सारी फैक्ट्रियां छीन ली और आखिर में कंपनी को गिड़गिड़ाकर माफी मांगनी पड़ी और 1.5 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना भी भरना पड़ा। इस शर्मनाक हार ने कंपनी को एक बार फिर जमीन पर ला दिया। उन्हें समझ आ गया कि वो मुगल साम्राज्य को ताकत से नहीं हरा सकते, कम से कम अभी तो बिल्कुल नहीं। तो वापस वही रणनीति अपनाई गई, चुपचाप व्यापार करो और सही मौके का इंतजार करो। और वो मौका आखिरकार आया। साल था 1707। एक बादशाह की मौत ने पूरे मुगल साम्राज्य में एक ऐसा पावर वैक्यूम, एक ऐसा खालीपन पैदा कर दिया जिसका फायदा उठाने के लिए कंपनी बरसों से इंतजार कर रही थी। 1707 में ताकतवर मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत हो गई और उनकी मौत के साथ ही मानो सल्तनत का वो मजबूत धागा ही टूट गया जो सबको बांधे हुए था। अगले 10 सालों में तो एक के बाद एक कमजोर बादशाह तख्त पर बैठे और उतरे और दिल्ली की हुकूमत बस नाम की रह गई। और जैसे जैसे साम्राज्य टूट रहा था, उसका खजाना भी खाली हो रहा था। अब हालत यह हो गई थी कि मुगल सल्तनत का लगभग 90% रेवेन्यू यानी कमाई सिर्फ एक सूबे से आ रही थी, और वो था बंगाल। तो जाहिर सी बात है, जो भी बंगाल को कंट्रोल करता वो हिंदुस्तान को कंट्रोल करता, और यही बंगाल अब ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा निशाना बन चुका था। लेकिन इस बार कंपनी ने अपनी पुरानी गलती से सीखा था। सीधी जंग का रास्ता नहीं अपनाया। नहीं, इस बार उन्होंने भारत के सबसे अमीर सूबे को जीतने के लिए एक ऐसी राजनीतिक साजिश का जाल बुना जिसने कंपनी को व्यापारी से शासक बना दिया। अरे साजिश का मास्टरमाइंड था रॉबर्ट क्लाइव। देखिए उसने क्या किया। सबसे पहले उसने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के ही दरबार में एक गद्दार ढूंढा, सेनापति मीर जाफर। फिर उसे नवाब बनाने का लालच दिया। इस पूरी साजिश को फंड करने के लिए उसने उस वक्त के सबसे अमीर बैंकर जगत सेठ से पैसा लिया और फिर प्लासी की लड़ाई का पूरा नाटक रचा गया। और जैसा तय था, जंग के बीच में ही मीर जाफर ने अपनी फौज को पीछे हटने का हुक्म दे दिया। नतीजा, कंपनी को बिना लड़े ही एक आसान सी जीत मिल गई। वादे के मुताबिक मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना भी दिया गया, लेकिन वो सिर्फ नाम का नवाब था, एक कठपुतली जिसकी डोर रॉबर्ट क्लाइव के हाथों में थी। और यही तो क्लाइव की सबसे बड़ी चाल थी। मतलब सोचिए, बंगाल की सारी दौलत, सारा रेवेन्यू, सारी ताकत सब कंपनी के पास, लेकिन राज करने की, प्रशासन चलाने की कोई जिम्मेदारी नहीं। सामने गद्दी पर एक हिंदुस्तानी चेहरा बैठा है और पर्दे के पीछे से असली हुकूमत कंपनी चला रही है। और बस इसी के साथ वो बदलाव पूरा हुआ। जो कंपनी मुट्ठी भर व्यापारियों ने मसाले बेचने के लिए शुरू की थी, वो अब एक पूरे उपमहाद्वीप की असली शासक, एक बेताज बादशाह बन चुकी थी। व्यापारियों से विजेताओं तक का सफर अब पूरा हो चुका था। तो ये पूरी कहानी हमें आखिर में एक बहुत ही जरूरी और शायद थोड़े डरावने सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब एक कंपनी जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना हो, उसके हाथ में अगर एक देश की सेना जैसी ताकत आ जाए तो क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी शायद इसी सवाल का सबसे जीता जागता और खतरनाक जवाब है।